आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के मूल्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा के मूल्य का अर्थ है इसके विनिमय मूल्य से है। ऐसे मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, परंतु जब मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम में आती है, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी के रूप में इसका मूल्य व्यक्त किया जाता है। बाजार में जो उपलब्ध वस्तु और सेवाएं हैं, उन्हीं के मूल्य के रूप में मुद्रा को व्यक्त किया जाता है। मुद्रा की एक इकाई अपने बदले में जितनी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकती है, वही उसका मूल्य होता है। अर्थात मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर। यदि मुद्रा की एक इकाई के बदले में किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो वो मुद्रा मूल्य विहीन अर्थात वैल्यूलेस हो जाएगी। मुद्रा की एक इकाई से जितनी वस्तु या सेवाएं प्राप्त होती है, वही उसका मूल्य है। फॉर एग्जाम्पल, 2 पेन यदि 1 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, तो 1 रुपये का मूल्य 2 पेन के बराबर होगा। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, जिसे अपन सामान्य मूल्य स्तर कह सकते हैं, और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि मूल्य स्तर बढ़ता है तो वस्तुओं और सेवाओं की पहले से महंगी हो जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसके विपरीत यदि वस्तुएं पहले से सस्ती हो जाती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अतः मुद्रा की एक इकाई वस्तुओं और सेवाओं की जितनी मात्रा क्रय कर सकती है, अर्थात जितनी उसकी क्रय शक्ति होती है, वही मुद्रा का मूल्य है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है, मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो सामान्य रूप से मुद्रा की इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है अब कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उसकी क्रय शक्ति से है, और क्रय शक्ति का आधार सामान्य मूल्य स्तर होता है, न कि किसी एक या 2 वस्तु का मूल्य। इसलिए मुद्रा का जो मूल्य है वो सामान्य मूल्य स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल पर निर्भर करता है। सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि सामान्य मूल्य स्तर घट जाता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाता है। अब बात आती है मुद्रा के मूल्य के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य घटता है तो उसकी मांग घट जाती है। अतः किसी वस्तु की मांग और उसके मूल्य में सीधा संबंध होता है, परंतु वस्तु की पूर्ति और उसके मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यानी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और मूल्य घटने पर पूर्ति घट जाती है। मुद्रा को भी एक वस्तु की भांति माना जा सकता है। मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं की भांति मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, परंतु मुद्रा की मांग और पूर्ति वस्तु की मांग और पूर्ति से थोड़ी भिन्न है। अतः मूल्य के निर्धारण करने वाले कारकों पर मुद्रा की मांग और पूर्ति को समझना यहाँ जरूरी है। मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी। मुद्रा की मांग उसकी क्रय शक्ति के कारण की जाती है, अर्थात मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदा जा सकता है। मुद्रा की मांग उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति घट जाने पर मुद्रा की मांग भी घट जाती है। मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से है जो किसी समय विशेष में विनिमय माध्यम के रूप में प्रचलित होती है। कुछ विद्वानों ने मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत केवल धातु मुद्रा और कागजी नोट को शामिल किया है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों ने करेंसी तथा मांग जमाओं को भी शामिल किया है। कुछ विद्वान नगद मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी इसमें शामिल करने लग गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि साख मुद्रा जो है वो उसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। परंतु मुद्रा की पूर्ति के संबंध में व्यक्त सभी विचारधाराएं समय विशेष के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। मुद्रा के मूल्य में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को अलग से विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के द्वारा समझा जा सकता है। मुद्रा के मूल्य संबंधी सिद्धांतों में सर्वाधिक जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण वो है आय का सिद्धांत। तो मुद्रा के मूल्य का आय का सिद्धांत अथवा से बचत विनियोग सिद्धांत भी कहते हैं। आय सिद्धांत। मुद्रा का आय सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा को मात्रा को निर्धारित करके मूल्य स्तर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु वर्तमान अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि मुद्रा की कुल मात्रा मूल्यों का परिणाम होती है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, जिससे कुल मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इनका मानना है कि यदि लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनका उपभोग स्तर भी बढ़ जाएगा, व्यापारिक कार्यों में वृद्धि होगी, साख निर्माण बढ़ेगा, जिससे मूल्य स्तर को भी प्रभावित होगा। अतः ये कहा जा सकता है कि मूल्य स्तर आय से प्रभावित होता है। इस संबंध में प्रोफेसर किन्स का ये कथन है, मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर न होकर जनता की आय, बचत करने की शक्ति, बचत और विनियोग के संबंध पर निर्भर करता है। अब इसमें लेते हैं हम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में आय और व्यय में निरंतरता। अर्थव्यवस्था में जो आय और व्यय का प्रवाह चलता रहता है, समाज में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया जो व्यय है वो दूसरे की आय बन जाती है, इसकी आय स्वतः व्यय बन जाता है। किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि समाज की आय में वृद्धि कर देती है, जिससे व्यय में और अधिक विस्तार हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा, उत्पादन, रोजगार, व्यापार आदि क्रियाएं बढ़ेगी और कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि समाज में व्यय में कमी आती है या यूँ कहें प्रभावपूर्ण मांग घट जाएगी, जिससे आय का स्तर कम होगा और व्यय में भी कमी आएगी। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमतें घटने लगेंगी और अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति हो जाएगी। अतः समाज में प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने घटने का क्या कारण है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बचत और विनियोग में समानता, इक्विलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किन्स के अनुसार समाज में विनियोग और उपभोग का योग ही आय है, यानी इसकी फॉर्मूला या असमीका है y=c+i। दूसरा है कुल बचत और कुल आय और उपभोग का अंतर होती है, या यूँ कह सकते हैं y=s+c। अब इन दोनों को यदि समीकरणों को बराबर किया जाए तो c से c कैंसिल हो जाता है और आता है बचत बराबर विनियोग। पूर्ण संतुलन। किन्स का ही मानना है कि समाज में कुल उपभोग और कुल विनियोग के बराबर योग होने, कुल विनियोग आय के बराबर होता है, अथवा समाज की कुल आय उसके उपभोग और बचत के बराबर होती है। यानी पूर्ण संतुलन की स्थिति में ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग बराबर होता है। अब यदि बचत और विनियोग बराबर न हो, उनमें अंतर उत्पन्न हो, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। बचत और विनियोग चूँकि समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा किया जाता है, बचत की मात्रा बचत करने वाले वर्ग की आय, परिवार का स्वरूप, ब्याज दर, दूरदर्शिता आदि पर निर्भर करती है। वहीं विनियोजकों की लाभ प्राप्त करने की आशा, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल, तत्कालीन ब्याज दर और भविष्य की आशा पर निर्भर करता है। अतः बचत और विनियोग में अंतर होना स्वाभाविक है। बचत और विनियोग में असमानता का प्रतिफल। यदि विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा। यदि विनियोग बचत से अधिक होता है तो पूंजीगत उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, श्रमिकों की आय बढ़ेगी, फलस्वरूप बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय की मात्रा बढ़ेगी, उपभोक्ता उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप इनमें भी रोजगार बढ़ेगा। अतः समाज में होने वाला विनियोग यदि बचत से ज़्यादा है तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को काम उपलब्ध होगा, फलतः उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, मूल्य स्तर भी बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घटेगा। जब बचत अधिक हो, विनियोग से बचत तभी अधिक हो सकती है जब लोग अधिक बचत करने का संकल्प लें अथवा उद्यमी कम विनियोग करें। यदि बचत विनियोग से अधिक होती है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्राप्त आय कुल व्यय से कम है
ऐसी स्थिति में उत्पादकों की बाजार मांग घटेगी, कुछ को हानि उठानी पड़ सकती है, उत्पादन में कमी करेंगे, परिणाम स्वरूप रोजगार में भी कमी आएगी, राष्ट्रीय आय भी घट जाएगी और मूल्य स्तर गिरना शुरू हो जाएगा, यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। तो इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि यदि कुल बचत और कुल विनियोग बराबर है तो राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल्य स्तर स्थिर रहेगा और मुद्रा का जो है मूल्य भी परिवर्तित नहीं होगा। परंतु यदि कुल बचत कुल विनियोग से अधिक है तो उत्पादन के अनेक साधन बेकार हो जाएंगे, उत्पादन में भी कमी होगी, राष्ट्रीय आय भी कम होगी और मूल्य स्तर में गिरावट होगी, या दूसरे शब्दों में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि बचत से विनियोग अधिक है तो बेकार पड़े साधनों को काम मिलेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, जिससे मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। रिजल्ट ये है, निष्कर्ष ये है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा के कारण परिवर्तित नहीं होता, अपितु मुद्रा का मूल्य बचत और विनियोग के अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है। धन्यवाद।